हेलो एवरीवन। तो जैसा कि मैंने वादा किया था कि मैं फ़्लो चार्ट लाने वाली हूँ ईपीएफओ स्पेशल के लिए। हर एक टॉपिक से आपको एक फ़्लो चार्ट के ज़रिए मैं कॉन्सेप्ट को क्लियर कराऊंगी, जो कि एग्ज़ाम से पहले क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये छोटी छोटी चीज़ें ध्यान में रहे कि आपको एग्ज़ाम के टाइम पे। और जैसे कि मैंने वादा किया था, मैं सरकार तो हूँ नहीं कि वादा करके निभाऊँ नहीं। तो चलिए, आज से आपका फ़्लो चार्ट भी स्टार्ट होता है। आज हम जिस पे फ़्लो चार्ट पर चर्चा करेंगे वो है इंडस्ट्रियल रिलेशंस, यानी औद्योगिक संबंध। चलिए शुरू करते हैं सेशन। सबसे पहले तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को जानिए, जहाँ से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जाने की पूरी संभावना है। और जो डार्क कलर में आपको दिख रहा है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस तरीके से पूछे जाते हैं। छठवीं क्षतिपूर्ति, छठवीं क्षतिपूर्ति यानी रिट्रेचमेंट कंपेंसेशन का प्रावधान औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 1947 के अंतर्गत आता है। छठवीं क्षतिपूर्ति का प्रावधान जो है वो किस अधिनियम के अंतर्गत आता है? औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के अंतर्गत आता है। पीवी गोरी ने अपनी पुस्तक लेबर प्रॉब्लम्स इन इंडियन इंडस्ट्री के अंतर्गत औद्योगिक संबंध के पहलुओं को बताया है। किसने बताया है? पीवी ने बताया है अपने पुस्तक लेबर प्रॉब्लम्स इन इंडियन इंडस्ट्री के अंतर्गत औद्योगिक संबंध के पहलुओं को बताया है। ये दो फैक्ट आपके क्लियर हो चुके होंगे। अगला एकदम ध्यान दीजिएगा, ये फ्लो चार्ट भी पूरा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करेगा, पूरा फोकस आपका होना चाहिए। वर्ष 1968 में इंग्लैंड में प्रमुख डोनोवान आयोग ने अपने प्रतिवेदन में औद्योगिक प्रणाली विकसित करने का सुझाव दिया। ठीक है। सी मार्गेरिसन के अनुसार औद्योगिक विवाद की प्रकृति एवं विकास इस बात पर निर्भर करेगा कि श्रमिक तथा प्रबंधक उसके सामाजिक दृष्टि से किस रूप में देखते हैं। अब इस चार्ट को एकदम बारीकी से समझिएगा, जिससे कि आपका इंडस्ट्रियल रिलेशन एकदम अच्छे से तैयार हो जाएगा। सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे और आपकी पकड़ बन जाएगी इस पर अच्छी खासी। औद्योगिक संबंध, औद्योगिक संबंध का अर्थ क्या होता है, मतलब क्या होता है? औद्योगिक संबंध जो है ये नियोजक अथवा नियोक्ता, श्रमिक, श्रम संघ, सरकार और विभिन्न राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठनों के बीच का संबंध होता है। औद्योगिक संबंध कहलाता है, इंडस्ट्रियल रिलेशन होता है। तो ये औद्योगिक संबंध का अर्थ मतलब आपने समझ लिया। अब इसकी उत्पत्ति पे चर्चा करते हैं। इवोल्यूशन, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई? प्रत्यक्ष संबंध की बात करें तो नियोजक और श्रमिक का संबंध होता है प्रत्यक्ष संबंध। अप्रत्यक्ष संबंध होता है नियोजक, श्रमिक और श्रम संघ का। त्रिपक्षीय संबंध होता है नियोजक, श्रमिक, श्रम संघ एवं सरकार, विभिन्न संगठनों के साथ संबंध, श्रम फेडरेशन, न्यायालय इत्यादि। ये तीन उत्पत्ति होती है। ठीक है, ये तीन उत्पत्ति हैं औद्योगिक संबंध के। प्रत्यक्ष संबंध किसका किसका होता है? नियोजक और श्रमिक का होता है। अप्रत्यक्ष संबंध होता है नियोजक, श्रमिक और श्रम संघ का। त्रिपक्षीय संबंध होता है नियोजक, श्रमिक, श्रम संघ और सरकार, विभिन्न संगठनों के साथ में संबंध, श्रम फेडरेशन, न्यायालय एक्सेट्रा। अर्थ और उत्पत्ति आप समझ गए। अब औद्योगिक संबंध का स्कोप यानी विस्तार कितना है, कहाँ कहाँ पे विस्तार है, कैसे कैसे विस्तार है? प्रबंध में श्रमिकों की सहभागिता, श्रम संघ में इसका विस्तार है, राज्य का हस्तक्षेप करता है। सामूहिक सौदेबाजी में, औद्योगिक विवाद में, औद्योगिक कार्यवाही, नियोजकों के संगठन, नियोजकों के संबंध, द्विपक्षीय और त्रिपक्षीय निकाय, ये इतना औद्योगिक संबंध का विस्तार है। पहलू कितने हैं औद्योगिक संबंध के? एस्पेक्ट्स, दो पहलू होते हैं औद्योगिक संबंध के, सहयोग का पहलू और दूसरा संघर्ष का पहलू। पहलू समझ गए आप इसके? दो पहलू होते हैं, सहयोग का पहलू और संघर्ष का पहलू। औद्योगिक संबंध का उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्ट्स क्या है इसके? इसका उद्देश्य है औद्योगिक वातावरण की जानकारी रखना, औद्योगिक विवाद का समाधान करना, औद्योगिक प्रजातंत्र का प्रोत्साहन करना, राष्ट्रीय आर्थिक विकास सुदृढ़ करना, श्रमिकों के शोषण को रोकना और उत्पादकता में वृद्धि करना। ये सारे औद्योगिक संबंध का उद्देश्य होता है। अर्थ, पहलू, विस्तार और उत्पत्ति तो आप समझ गए इंडस्ट्रियलाइजेशन का। अब इसका महत्व क्या है, क्या महत्व है हमारे जीवन में, क्या महत्व है लेबर में, क्या महत्व है औद्योगिक विवाद में इसका?
औद्योगिक प्रतिष्ठान की उत्पादकता में वृद्धि करता है। औद्योगिक संबंध श्रमिकों के शोषण के विरुद्ध कार्य करता है, प्रबंधकों के अधिकारों की रक्षा करता है, देश की आर्थिक प्रगति में सहायक होता है। औद्योगिक लोकतंत्र स्थापित कर समाजवादी समाज की स्थापना करना है इसका काम, इसका महत्व। श्रम संघ और नियोक्ताओं के अनुचित प्रथाओं को रोकना, श्रमिकों के अनुशासन और मनोबल को बढ़ावा देता है। ठीक है, औद्योगिक संबंध जो है वो श्रमिकों के अनुशासन और मनोबल को बढ़ावा देता है। तो इतना सारा महत्व है औद्योगिक संबंध का। ठीक है, ये तो महत्व की बात हो गई। अब इसके जो कारक जो प्रभावित है उन कारक पे हम चर्चा करेंगे। तो ये है कारक। संस्थागत कारक क्या क्या है? राज्य नीति, श्रम कानून और श्रम संघ। आर्थिक कारक है बेरोजगारी, आर्थिक चक्र और व्यक्ति कंपनी। सामाजिक कारक है सामाजिक मूल्य, पंथ और मानदंड। तकनीकी कारक है शोध एवं विकास और औद्योगिक विकास। मनोवैज्ञानिक कारक है इंडस्ट्रियल रिलेशन का, नियोजकों का व्यवहार, कार्य के प्रति श्रमिकों की रुचि, अलगाव इत्यादि। ये मनोवैज्ञानिक कारक समझ गए आप। राजनीतिक कारक है सरकार की प्रणाली इत्यादि। ये राजनीतिक कारक है औद्योगिक संबंध का। अब औद्योगिक प्रतिष्ठान संबंधी जो कारक हैं वो है प्रबंधन की कार्यशैली, संगठनात्मक वातावरण और प्रतिस्पर्धा इत्यादि। ये कारक हैं जो कि प्रभावित हैं। कारक समझ गए। अब पर्सपेक्टिव क्या है इसका, यानी परिप्रेक्ष्य के बारे में बात करते हैं। तो इसके 3 परिप्रेक्ष्य हैं, एकात्मक परिप्रेक्ष्य, बहुलवादी और मार्क्सवादी। सबसे पहले जानिए एकात्मक परिप्रेक्ष्य के बारे में। इसमें प्रबंधन, कर्मचारी एवं संगठन को एकीकृत और सामंजस्य प्रणाली होती है। इसमें बहुलवादी परिप्रेक्ष्य में विभिन्न समूहों, श्रम संघों, प्रबंधकों, श्रमिकों के बीच संघर्ष होता है। और मार्क्सवादी जो पर्सपेक्टिव है इसमें पूंजीवादी समाज होते हैं। 3 ये पर्सपेक्टिव आप समझ गए होंगे। एकात्मक पर्सपेक्टिव में प्रबंधन, कर्मचारी एवं संगठनों को एकीकृत और सामंजस्य प्रणाली होती है। बहुलवादी में विभिन्न समूहों, श्रम संघों, प्रबंधकों, श्रमिकों के बीच संघर्ष होता है। और मार्क्सवादी जो विचारधारा परिप्रेक्ष्य होता है वो पूंजीवादी समाज होते हैं उसमें, मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य में। तो ये क्लियर आप सभी का। चलिए, इंडस्ट्रियल रिलेशन आप सभी के क्लियर हो गए होंगे इस चार्ट के जरिए। अब इंडस्ट्रियल रिलेशन में आगे हम बात करेंगे लेबर वेलफेयर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, श्रम कल्याण। ठीक है, श्रम कल्याण। तो श्रम कल्याण के बारे में पहले तो आप ये जान लीजिए कि इसका मतलब यानी अर्थ क्या होता है श्रम कल्याण का, लेबर वेलफेयर का। इसका अर्थ है श्रमिकों की शारीरिक, मानसिक और नैतिक स्थितियों में सुधार के उद्देश्य से नियोक्ता द्वारा उद्योग में किए गए स्वैच्छिक प्रयास। ये है लेबर वेलफेयर का अर्थ। श्रम कल्याण का मतलब आप समझ गए, श्रमिकों की शारीरिक, मानसिक और नैतिक स्थितियों में सुधार के उद्देश्य से नियोक्ता द्वारा उद्योग में किए गए स्वैच्छिक प्रयास। अब बताइए कि श्रम कल्याण के कितने प्रकार हैं? 2 प्रकार के श्रम कल्याण होते हैं, एक प्रतिष्ठान के भीतर का कल्याण और एक प्रतिष्ठान के बाहर कल्याण। प्रतिष्ठान के भीतर कल्याण में कैंटीन आते हैं, पीने का पानी आ गया, केंच आ गया, चिकित्सा सहायता होती है, कैंटीन एक्सेट्रा। प्रतिष्ठान के बाहर जो कल्याण किया जाता है वो है आवास, शिक्षा इत्यादि, सामाजिक सुरक्षा, मातृत्व लाभ, उपदान, संदाय एक्सेट्रा। ये है इसके प्रकार। बाहरी कल्याण इस तरीके से होता है, आवास, शिक्षा इत्यादि, सामाजिक सुरक्षा, मातृत्व लाभ देकर के, उपदान, संदाय करके। और जो भीतर का कल्याण होता है उसमें पीने का पानी आ गया, केंच आ गया, चिकित्सा सहायता आ गई, कैंटीन आ गया। ठीक है, तो ये आप समझ गए अर्थ और इसके प्रकार। अब ये जानिए कि श्रम कल्याण यानी लेबर वेलफेयर का महत्व क्या है श्रमिकों के जीवन में। श्रमिक लाभ की बात करें तो सुविधाएं प्रदान कर स्थिति में सुधार करना होता है। नियोजकों को लाभ होता है, उत्पादकता में वृद्धि होती है। सामाजिक लाभ होता है, कल्याणकारी सुविधाएं मिलती हैं। तो इस तरीके से सामाजिक लाभ हो गया, नियोजकों को लाभ मिलता है और श्रमिकों को लाभ मिलता है। ये तो महत्व की बात हो गई। अब बताइए कि लेबर वेलफेयर यानी श्रम कल्याण का विस्तार भारत में कैसे विस्तार है, किस प्रकार से, किस आधार पर इसका विस्तार हुआ। तो इसका विस्तार विटले कमीशन 1931 की सिफारिशों के आधार पर विस्तार हुआ और भारत सरकार द्वारा 1959 में श्रम कल्याण संबंधी समिति का गठन हुआ। तो ये 2 है भारत में इसका विस्तार, विटले कमीशन 1931 की सिफारिशों के आधार पर और भारत सरकार द्वारा 1959 में श्रमिक कल्याण संबंधी समिति का गठन करके। तो ये आप समझ गए महत्व प्रकार
और किस प्रकार से भारत में कैसे कैसे विस्तार है, किस आधार पर। अब इसका सिद्धांत जानिए। अब आगे आप वेलफेयर का सिद्धांत समझिए। 7 सिद्धांत होते हैं वेलफेयर, लेबर वेलफेयर के, यानी श्रमिक कल्याण के 7 सिद्धांत होते हैं। पहला सिद्धांत होता है द पुलिस थ्योरी, जिसमें कि श्रमिकों के शोषण रोकने संबंधी श्रम विधानों को लागू कर नियोक्ताओं को बाह्य करना होता है। दूसरा इसका सिद्धांत है ट्रस्टीशिप सिद्धांत, जो कि पैतृक सिद्धांत होता है। इसमें उद्योग की संपत्ति का लाभ उपयोग नियोक्ता के द्वारा स्वयं के लिए, श्रमिकों और समाज कल्याण के लिए करना होता है। तीसरा सिद्धांत है प्लाकेटिंग का सिद्धांत। प्लाकेटिंग का सिद्धांत ये समय के अनुसार एक निश्चित अंतराल पर कल्याण संबंधी सुविधाएं प्रदान कर श्रमिकों से कार्य लेना होता है, इस सिद्धांत का तात्पर्य। चौथा सिद्धांत है द फंक्शन थ्योरी, जो कि दक्षता का सिद्धांत होता है। ये इसमें श्रमिकों की दक्षता को कल्याणकारी कार्य के द्वारा सुरक्षित, संरक्षित और विकसित करने में उपयोग किया जाता है। 4 सिद्धांत हो गए, 3 सिद्धांत इसके बाकी हैं श्रमिक कल्याण के। एक धार्मिक सिद्धांत है। धार्मिक सिद्धांत में भविष्य के लाभ की आशा से नियोक्ताओं द्वारा किए गए कल्याणकारी कार्य होते हैं। परोपकारी सिद्धांत जो है इसका, इसमें नियोजकों के द्वारा अपने श्रमिकों के प्रति स्नेह और परोपकार की भावना होती है। और जो 7वां सिद्धांत है वो है द पब्लिक रिलेशन थ्योरी। इस सिद्धांत के अंतर्गत, इस सिद्धांत में प्रबंधन और जनता के बीच सद्भावना का वातावरण प्रदान करना है। तो ये 7 सिद्धांत हैं लेबर वेलफेयर का, ये 7 सिद्धांत है। इस 7 सिद्धांत के जरिए काम किया जाता है। सिद्धांत आप समझ गए। बढ़ते हैं आगे। अब बात करते हैं कि औद्योगिक संबंध जो है इसमें, इसके लिए क्या हड़ताल अवैध है। ठीक है, समझ गए अब क्या समझना है आपको। औद्योगिक संबंध में क्या हड़ताल अवैध है। तो सबसे पहले इसका अर्थ समझिए। मतलब नियोजक की शर्तों, कार्य की दशाओं से संबंधित नियोजक और श्रमिकों के बीच विवाद। ठीक है, क्या हड़ताल अवैध है। नियोजक की शर्तों, कार्य की दशाओं से संबंधित नियोजक और श्रमिकों के बीच विवाद। तो इसका अर्थ आप समझ गए। अब इसके कारण को समझिए। 2 कारण होते हैं इसके। आर्थिक कारण होता है एक तो हड़ताल का, और दूसरा गैर आर्थिक कारण होता है। आर्थिक कारण की बात करें तो इसमें मजदूरी की मात्रा होती है, महंगाई भत्ता होता है, मजदूरी भुगतान के लिए, बोनस, कार्य के घंटे के लिए, कार्य की भौतिक दशाएं और सामाजिक सुरक्षा के लिए। और गैर आर्थिक कारण जिसके लिए हड़ताल है वो है श्रमिकों का शोषण होता है, नियोजक की स्वेच्छाचारिता, दोषपूर्ण पर्यवेक्षण, सामाजिक मूल्यों के बीच संघर्ष और व्यक्तियों के बीच संघर्ष अथवा अनुशासन पर आवश्यक जोर। तो ये दोनों कारण आप समझ लिए, आर्थिक कारण और गैर आर्थिक कारण। अब इसके रूप को समझिए। अब क्या हड़ताल अवैध है, तो इसके रूप को समझिए। हड़ताल है क्या। हड़ताल जो है किसी उद्योग में श्रमिकों द्वारा कार्यबंदी करना होता है, यानी हड़ताल सहानुभूतिपूर्ण हड़ताल होता है, यानी श्रमिकों के द्वारा दूसरे उद्योग के श्रमिकों की सहानुभूति में हड़ताल करना। अब हड़ताल कितने प्रकार के हैं। 2 प्रकार के हड़ताल पहले तो आप समझिए। एक प्रारंभिक हड़ताल होता है और एक ये माध्यमिक हड़ताल होता है। ये पूरा जूम नहीं हो पा रहा है, वरना आपको एक साथ पूरे चार्ट दिखाई जाती, लेकिन ये थोड़े थोड़े करके दिख रहा है। आपको एकदम सारी चीज़ें मैनेज करनी होगी, समझना होगा कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, तो ये प्रारंभिक हड़ताल। प्रारंभिक हड़ताल में कितने प्रकार है। एक होता है हाजिर हड़ताल, दूसरा होता है मंद कार्य हड़ताल, तीसरा गैर हाजिर हड़ताल, चौथा सांकेतिक हड़ताल, 5वां नियमानुसार कार्य, 6ठा भूख हड़ताल और 7वां त्वरित हड़ताल। ये है प्रारंभिक हड़ताल के प्रकार। ठीक है, प्रारंभिक हड़ताल के क्या क्या प्रकार हैं, कौन कौन से प्रारंभिक हड़ताल में आते हैं। फिर से सुनिए इस चीज़ को। हाजिर हड़ताल, मंद कार्य हड़ताल, गैर हाजिर हड़ताल, सांकेतिक हड़ताल, नियमानुसार कार्य, भूख हड़ताल और त्वरित हड़ताल। ये तो प्रारंभिक हड़ताल की बात हुई। माध्यमिक हड़ताल। माध्यमिक हड़ताल में किसी तीसरे के विरुद्ध हड़ताल करना जिससे कि नियोजकों के अच्छे संबंध हो, ये है माध्यमिक हड़ताल। अब इसके कारण को समझते हैं। इसका कारण है आर्थिक कारण, श्रम संघों के पारस्परिक संबंध, सैद्धांतिक या राजनैतिक विषय, सैद्धांतिक या राजनैतिक विषय और संघ की परिस्थिति तथा अधिकार।
और अन्य प्रकार हैं हड़ताल करने के: तालाबंदी करना, घेराव करना, धरना देना, काम बंदी करना और छटनी करना। तो ये पूरे प्रकार आपने समझ लिया, 2 प्रकार के होते हैं। कारण क्या है और अन्य प्रकार के क्या हड़ताल के कारण होते हैं, रूप समझ लिया आपने, कारण समझ लिया, आर्थिक और गैर आर्थिक कारण भी, अर्थ भी समझ लिया आपने। अब बात करते हैं कि क्या हड़ताल अवैध है। इसमें कौन कौन से अधिनियम है। पहला अधिनियम है जो पहले चलता था, जिस अनुसार काम होता था, हड़ताल होता था, वो है औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के अनुसार। ये अधिनियम है औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के अनुसार। इस अधिनियम के अनुसार हड़ताल की लोक उपयोगी सेवा में क्या क्या चीज़ होता है। इसमें 14 दिन पहले नोटिस ना देना, नोटिस के 42 दिन यानी 42 डेज बाद हड़ताल प्रारंभ करना, नोटिस में तय दिन से पहले हड़ताल करना, कार्यवाही के लंबित होने पर हड़ताल करना, समझौते की कार्यवाही पूरी होने से पहले हड़ताल करना। ये तो लोक उपयोगी बात हो गई। अब गैर लोक उपयोगी सेवा में क्या क्या होता है। अनुबंध के उल्लंघन में कार्यवाही लंबित होने पर होता है, समझौते की कार्यवाही पूरी होने से पहले, और उपर्युक्त स्थितियों में हड़ताल अवैध है। तो इन सारे स्थिति में हड़ताल जो है वो अवैध है। अधिनियम आपने समझ लिया। औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के अनुसार हड़ताल की लोक उपयोगी सेवा में क्या क्या कंडीशंस है और गैर लोक उपयोगी सेवा में क्या क्या कंडीशंस है। बढ़ते हैं आगे। अब ये है औद्योगिक विवाद संशोधन अधिनियम 2010, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स अमेंडमेंट एक्ट 2010। इसके अनुसार पहला जो नियम है वो है समुचित सरकार के अंतर्गत कोई भी कंपनी जिसमें न्यूनतम 51% 51% प्रदत्त कर शेयर पूंजी केंद्र सरकार में निहित हो या फिर निगम की स्थापना संसद के द्वारा पारित कानून के अंतर्गत हुआ हो। दूसरा नियम है राज्य सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण वाले उद्यम के लिए समुचित सरकार राज्य सरकार है। तीसरा है औद्योगिक विवाह प्रथम बार किसी ठेकेदार और श्रमिक के बीच हुआ हो। औद्योगिक विवाद, ठीक है, औद्योगिक विवाद प्रथम बार किसी ठेकेदार और श्रमिक के बीच हुआ हो तो वहाँ पे समुचित सरकार वो सरकार होगी जिसके नियंत्रण में संबंधित उद्योग स्थापित हुआ हो। समझ गए आप लोग। चौथा है ऐसे कर्मकार जो कि पर्यवेक्षक है उनकी मासिक वेतन 1600 रुपये प्रति माह से 10,000 रुपये प्रति माह किया गया। पांचवा है छटनी, मुक्ति, पदच्युत और सेवा समाप्ति संबंधित विवाद की स्थिति में कर्मकार सीधा श्रम न्यायालय या अधिकरण जा सकता है। ये सारे औद्योगिक विवाद अधिनियम संशोधन अधिनियम 2010 के अनुसार ये सारे प्रावधान हैं जो आपको मैं दिखा रही हूँ। ठीक है, 5 समझ लिया आपने। छठा है जिस प्रतिष्ठान में 20 या फिर उससे अधिक कर्मकार नियोजित हो वहाँ पे शिकायत निपटान समिति का गठन किया जाएगा। और 7वां है श्रम न्यायालय एवं अधिकरण का आदेश दीवानी न्यायालय यानी बपपस बवनतच का निर्णय माना जाएगा। ये 7 हैं औद्योगिक विवाद संशोधन अधिनियम 2010 के प्रावधान। पढ़ते हैं आगे। अब हम औद्योगिक संबंध की परिचय जानिए। क्या इसके बारे में क्या है ये औद्योगिक संबंध। ये द्वितीय राष्ट्रीय श्रम आयोग 2002 ने श्रम कानूनों में जटिलता के साथ अनेक पुरातन प्रावधानों को असंगत पाया, जिसके फलस्वरूप आयोग की सिफारिश पर औद्योगिक संबंध संहिता लाया गया। ये परिचय है औद्योगिक संबंध का। अब इसकी विशेषताओं को समझिए। इसकी विशेषताएं हैं हड़ताल और तालाबंदी। औद्योगिक संबंध का पहला जो विशेषता है वो है हड़ताल और तालाबंदी। इसमें 60 दिन के पहले नोटिस देना, बिल्कुल ध्यान से समझिए। 60 दिन के पहले, बिल्कुल ऐसे प्रश्न जो है वो पूछ सकते हैं। 60 दिन के पहले नोटिस देना, नोटिस 14 दिन के भीतर तालाबंदी के लिए मौजूद हो, कार्यबंदी या फिर छटनी की स्थिति में 1 वर्ष से पुराने श्रमिकों को क्षतिपूर्ति देना अनिवार्य है। यह ऐसे प्रतिष्ठान पर लागू है जहाँ पे 50 से अधिक श्रमिक हो। तो ये पहली विशेषता है। दूसरी विशेषता है स्थायी आदेश।
यानी ऐसे प्रतिष्ठान जिसमें कि 100 या उससे अधिक श्रमिक कार्यरत हो। ये है दूसरी विशेषता। तीसरी विशेषता है अपराध और दंड, यानी 100 या उससे अधिक श्रमिक नियुक्त होने वाला नियोक्ता को कार्यबंदी, छटनी, बंदी से पूर्व सरकार से अनुमति नहीं लेने पर दंड के भागी होंगे। ये 3 विशेषताएं आई होप आप लोग अच्छे से एकदम समझ गए होंगे। तो ये औद्योगिक संबंध की विशेषताएं थी। ठीक है, अब औद्योगिक संबंध कि औद्योगिक संबंध जो है इसका ऑब्जेक्ट क्या है, उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य है श्रम कानूनों में एक रूपता सुनिश्चित करना, पुरातन प्रावधानों में संशोधन कर संगत बनाना, श्रम कानूनों को आसान बनाना इत्यादि। ये है औद्योगिक संबंध का उद्देश्य। और इसका विकास किस प्रकार से हुआ और होना है। औद्योगिक संबंध संहिता 2019 3 श्रम कानून जैसे औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947, श्रम संघ अधिनियम 1926, औद्योगिक रोजगार स्थायी आदेश अधिनियम 1946 को समेकित कर एक संहिता बनाना। इसका विकास किस प्रकार से हुआ। औद्योगिक संबंध संहिता 2019 3 श्रम कानून जैसे औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947, श्रम संघ अधिनियम 1926, औद्योगिक रोजगार स्थायी आदेश अधिनियम 1946 को समेकित कर एक संहिता बनाना। तो ये बात हो गई विकास की। अब औद्योगिक संबंध जो है इस विवाद का समाधान किस प्रकार से होता है। द्विपक्षीय फोरम के द्वारा, पंच निर्णय के द्वारा, केंद्र या राज्य सरकार के द्वारा स्थापित औद्योगिक अधिकरण के द्वारा। द्विपक्षीय फोरम, पंच निर्णय, केंद्र या राज्य सरकार द्वारा स्थापित औद्योगिक अधिकरण के द्वारा ये विवाद का समाधान हुआ। अब समझिए श्रम संघ के बारे में। श्रम संघ क्या है। इसमें श्रम संघ के लिए 7 या अधिक सदस्य पंजीकृत करने के लिए आवेदन कर सकते हैं। केंद्र या राज्य सरकार ट्रेड यूनियनों के रूप में मान्यता दे सकती है। सौदेबाजी संघ और परिषद में कम से कम 75% श्रमिक सदस्य हो। 75% श्रमिक जो हैं वो मेंबर हो और 75% श्रमिक सदस्य नहीं होने की स्थिति में सौदेबाजी परिषद का गठन किया जाए जिसमें कम से कम 10% हो। ठीक है, अब ये चीज़ें आप समझ गए पूरी तरीके से। ये चार्ट पूरी तरीके से क्लियर है आप सभी को। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब आए नया जो एक्ट है, नया जो कानून बना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट कानून। कोविड-19 महामारी के कारण आर्थिक असंतुलन से निपटने के लिए श्रमिकों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ कर देश को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया गया, जिसके अंतर्गत श्रम और रोजगार मंत्रालय भारत सरकार पहले से उपस्थित औद्योगिक संबंध संहिता 2019 के प्रावधानों की संशोधित पुनः संसद में पेश किया। यानी कुछ बदलाव किया, संशोधन किया गया, अमेंडमेंट किया गया औद्योगिक संबंध संहिता 2019 के प्रावधानों की। इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, नीड क्यों है इसकी नीड है औद्योगिक संबंध संहिता 2020 इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड 2020। इसके क्या प्रोविज़न है, क्या प्रावधान है इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड 2020 का। तो ये है इसका प्रोविज़न। छूट यानी समुचित सरकार किसी भी नए प्रतिष्ठान को सार्वजनिक हित हेतु छूट दे सकती है, ये इसका पहला प्रावधान है। स्थायी आदेश यानी इसमें कि औद्योगिक संबंध संहिता 2020 ऐसे प्रतिष्ठान पे लागू होगा जहां कम से कम 300 कर्मचारी हो। क्या प्रावधान नया चेंज किया गया। स्थायी आदेश में औद्योगिक संबंध संहिता 2020 ऐसे प्रतिष्ठान में लागू होगा जहां कम से कम 300 कर्मचारी हो। अब बढ़ते हैं। अब ये है तीसरा प्रावधान है बंदी काम बंदी छटनी। इसमें बंदी काम बंदी छटनी के अंतर्गत केंद्र सरकार को किसी भी प्रतिष्ठान में श्रमिकों की संख्या की सीमा तय करने का अधिकार दिया गया है। वर्तमान में इसे 100 से बढ़ा करके 300 कर दिया गया है बंदी काम बंदी छटनी में।
और चौथा इसका प्रावधान है वार्ता संघ और परिषद। इसमें क्या प्रावधान किया गया है, इसमें क्या प्रावधान है, इसके अंतर्गत श्रमिक संघ की श्रमिक प्रतिशत को, इसके अंतर्गत वार्ता संघ और परिषद के अंतर्गत श्रमिक संघ की श्रमिक प्रतिशत को 75% से घटा करके 51% किया गया है। वार्ता परिषद के लिए संघ के सदस्यों की संख्या 10% से बढ़ा करके 20% किया गया है। क्लियर। वार्ता संघ और परिषद के अंतर्गत श्रमिक संघ की श्रमिक प्रतिशत को 75% से घटा करके 51% किया गया है। वार्ता परिषद के लिए संघ के सदस्यों की संख्या, संघ के सदस्यों की संख्या 10% से बढ़ा करके 20% कर दिया गया है। तो ये है मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि अब नया अमेंडमेंट के बाद आया है। औद्योगिक संबंध संहिता 2020, औद्योगिक इंडस्ट्रियल रिलेशंस को 2020, इसके प्रोविज़न को आपने समझ लिया, क्या क्या प्रावधान है इसमें। छूट, स्थायी आदेश, स्थायी आदेश में क्या प्रावधान है, छूट में क्या प्रावधान है, बंदी काम बंदी छटनी में क्या प्रावधान है, और वार्ता संघ और परिषद में क्या प्रावधान है। और इसके साथ ही इंडस्ट्रियल रिलेशन का जो फ्लो चार्ट है वो कंप्लीट होता है। इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो इस फ्लो चार्ट के ज़रिए आपको मैंने समझा दिया है, और इस फ्लो चार्ट में जो इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको समझा दिया गया है। आई होप ये फ्लो चार्ट आपको एकदम अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर 2 से 3 बार इस वीडियो को अगर आप देखते हैं, इस सेशन को देखते हैं पॉज कर करके एक एक चीज़ों को, तो चीज़ें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। बहुत कम समय में ये चीज़ आपका एक इंडस्ट्रियल रिलेशन जो टॉपिक है वो तैयार हो सकता है। मिलता है अगले सेशन में। इसके बाद जितने भी टॉपिक है, लेबर लॉज, सोशल सिक्योरिटी, ये सारी चीज़ों का फ्लो चार्ट मैं आगे चल के दूँगी। अगले सेशन में मिलते हैं।